हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 8 क्लास 7। ठीक है, हम लोगों ने 1 से 7 तक सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसमें हम आधा चैप्टर करेंगे, पार्ट 1 अलग करेंगे और पार्ट 2 अलग करेंगे, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लेंदी है। ठीक है, तो इसमें जैसे चैप्टर की नाम है, हमें पता चल रहा है कि विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ये आपकी साइंस है लेकिन इसमें पूरा ज्योग्राफी का इसमें आया हुआ है, तो आपको ये जो चैप्टर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट इसमें आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो उड़ीसा है वहाँ पर हिट किया था साइक्लोन ने। ठीक है, एक तरह से वो हुआ था ना कि बहुत ज़्यादा तबाही मच गई थी। ये टाइम है हमारा 1999 का। ठीक है, 18 अक्टूबर 1999 का, जिस टाइम पे जो साइक्लोन आया था तो वो कितना, उसकी स्पीड कितनी थी, 200 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी। जहाँ पे ऐसा दिखा रहे हैं कि 45,000 हाउसेस ख़त्म हो गए थे। ठीक है, और आपके जो पीपल्स का आप नंबर देख रहे हैं, 7 लाख पीपल्स वहाँ पे होमलेस हो गए थे। और उसके बाद थोड़े ही दिन बाद फिर 29 अक्टूबर को एक फिर साइक्लोन वहाँ पर आया और जिसकी स्पीड पहले से भी ज़्यादा थी। पहले जो थी वो 200 किलोमीटर पर आवर थी, अब जो थी उसके बाद 260 किलोमीटर पर आवर। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पीड इसकी थी। ठीक है, इसकी जो लेंथ थी वाटर वेव्स की वो 9 मीटर हाई थी। इतनी ज़्यादा ये ऊंची थी। ठीक है, तो ये आपको पता होगा हमारा जो इंडिया है, ठीक है, एक तरफ हमारा हो जाता है बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ हमारा हो जाता है ओशन। ठीक है, सऊदी अरेबिया ओशन आ जाता है। ठीक है, नीचे हमारा इंडियन ओशन आ जाता है। तो यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल थी, यहाँ से ये आया था क्योंकि ये उड़ीसा में हुआ था साइक्लोन। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गया था, ज़िंदगियों का तो हुआ ही था, साथ में पैसे का, ठीक है, एग्रीकल्चर का, ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशंस का, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी पोल्स थे सब निकल गए थे और बहुत ज़्यादा तेज़ हिट किया था इसने उड़ीसा को, तो बहुत ज़्यादा तबाही मच गई थी। तो ये एक इंसिडेंट आपको इसलिए बताया गया है कि एक्चुअल में साइक्लोन क्या होता है और ये क्यों हुआ, इतनी ऊंची जो वाटर वेव्स उठ रही थी, इन सब के पीछे क्या रीजंस थे, इन सबको ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं विंड्स पे, है ना। साइक्लोन्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे विंड्स पे, एयर प्रेशर, ठीक है, इन सब चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह इंपॉर्टेंट है और इनकी वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ ये देखने को हमें मिल रहा है। ये इमेज दिखाई गई है सैटेलाइट के थ्रू साइक्लोन की, जो कि कहाँ पर आया था, उड़ीसा के कोस्ट पर आया था। ठीक है, अब बात की जा रही है यहाँ पर कि साइक्लोन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये गोल गोल सा हमें कुछ देखने को मिल रहा है, ये बीच में इसकी आई देखने को मिल रही है, ये ऐसे ऐसे नाच रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है अब इसमें कि साइक्लोन क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है और कैसे इससे किस तरह से डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही किस तरह से मचती है, ये हम जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन का हमें जवाब मिलने वाला है। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एयर से रिलेटेड इस चैप्टर में हम एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या किस तरह के फीचर्स होते हैं साइक्लोन्स के। ठीक है, और उसके बाद हम ये जानेंगे और हमें ये भी पता है कि विंड क्या होती है। विंड से ही सारी चीज़ें ये मैटर करती हैं, प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, टेम्परेचर, इन सभी का खेल इसके अंदर होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक्चुअल में विंड क्या होती है, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। ये तो हमें बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, तो हमें हवा के बारे में पता होना चाहिए। अब जो फर्स्ट हेडिंग है जो हमें क्लियर करेगी कि प्रेशर क्या चीज़ होती है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, जो हवा होती है, जो विंड होती है, उसे वो किस तरह से प्रेशर को एक्सर्ट करती है। तो हम इसको सबसे पहले बहुत सारी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे और उसके थ्रू समझेंगे कि एयर किस तरह से प्रेशर को एक्सर्ट करती है। हम लोग जैसे जनरली वे में अगर देखें तो जानते हैं कि 2 तरह के प्रेशर होते हैं, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, लेकिन हम जनरली जो जानते हैं वो ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम समझते हैं कि हमारे जो चारों तरफ हवा वो है, वातावरण है, हिंदी में कहें तो ये एटमॉस्फेयर है, तो उसका एक अपना क्या है, एक प्रेशर होता है, उसको ही हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम एक अपने बॉडी के अंदर के प्रेशर को जानते हैं, जो कि वहाँ पे ब्लड हमारा पूरा सप्लाई होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेशन होता है, डीऑक्सीजनेशन होता है, तो हमारे अंदर भी बॉडी में प्रेशर होता है, उसको हम ब्लड प्रेशर कह देते हैं। ठीक है, तो किस तरह ये प्रेशर आपस में काम करते हैं और क्या इसके वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले एक्टिविटी 8.1 में यही बोला गया है कि जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं
वो हम किसी बड़े के सुपरविज़न में ही करें, क्योंकि ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे एक्टिविटी करनी है 8.1, उसमें क्या करना है, हमें बॉयल वाटर लेना है। ठीक है, तो टिन कैन हमें लेनी है जिसमें ढक्कन लगा हुआ है। सबसे आसान होता है जिसमें जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनके जो कैंस होते हैं वो टिन के होते हैं और उनमें लिड भी हो। ऐसा हम एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें हमें लिड भी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको फिल कर लेना है वाटर से। उसके बाद उसे फ्लेम कैंडल की जो फ्लेम होती है उससे इसको हीट करना है। यहाँ पे कैंडल इसलिए रखी गई है ताकि बहुत ज़्यादा बॉइलिंग ना हो, क्योंकि कैन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता उसका जो टिन होता है। ठीक है, तो हमें उसको बॉयल कर लेना है, जस्ट बॉयल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ बॉयल करने के बाद उसको हमें कैंडल को बंद करना है और इमीडिएटली उसको हमें लिड से उसके बंद कर देना है। जैसे ही हम लिड से उसे बंद कर देंगे उसके बाद हमें उस हॉट कैन को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर हम वॉश बेसिन में रख सकते हैं या कोई भी मेटालिक वेसल ले सकते हैं जहाँ पे हम गंदा ना हो। ठीक है, तो शैलो मेटालिक वेसल ले लें या वॉश बेसिन ले लें। तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, जो हमारी हॉट कैन है जिसके अंदर बॉयल वाटर है और वो बंद है, ठीक है, उसके ऊपर हमें फ्रेश वाटर उसके ऊपर डालना है फ़ौरन ही। ठीक है, तो फिर हम क्या देखते हैं कि उसके शेप में किस तरह का चेंज आता है, ये हम देखते हैं। तो हमें यहाँ पे पिक्चर दिखाई जा रही है कि हमने ये ली, इसको हमने कैंडल से गर्म किया, उसके अंदर वाटर था, उसको बंद, फिर जैसे ही बॉयल हो गया उसके लिड को बंद किया और बंद करते ही उसके ऊपर हमने फ्रेश वाटर डाला। तो फ्रेश वाटर डालते उसके शेप में इस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ये आप लोग कर सकते हैं अपने घर में किसी बड़े के सुपरविजन में। ठीक है, कोई भी बड़ा होना चाहिए साथ में ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम एक्सीडेंट ना हो। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम ये चीज़ देखने जा रहे हैं कि शेप जो हो रहा है वो डिस्टॉर्टेड हो रहा है। ठीक है, शेप में चेंज आ रहा है। अगर हमारे पास टिन कैन नहीं है तो उसकी जगह पे हम सॉफ्ट प्लास्टिक की बॉटल को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ये समझाया जा रहा है कि एयर कैसे एक्सर्ट करती है प्रेशर को। तो हम एक्टिविटीज़ कई पढ़ते जाएंगे, उसके बाद लास्ट में उसको कंक्लूड करेंगे किस तरह क्या हुआ। तो अभी आपको सिर्फ एक्टिविटीज़ करते जाना है, तो कंक्लूजन आपको बाद में लेना है। ठीक है, तो और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हम उसकी जगह पे सॉफ्ट बॉटल भी ले सकते हैं। किसी और कंटेनर में हम क्या करें, वाटर को बॉयल करें, हॉट करने के बाद उसे हम सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल में डाल दें और इमीडिएटली कैप को टाइटली बंद कर लें। जैसे ही हम बंद करेंगे, बंद करने के बाद हमें फिर क्या करना है, उसको किसी भी रनिंग वाटर या फ्रेश वाटर को लेकर उसके ऊपर डाल देना है। तो हम देखेंगे कि उसका भी शेप कैसा हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, शेप ख़राब हो जाएगा। और ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हुआ। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को अधूरा यहीं पे हम छोड़ते हैं क्योंकि इसका कंक्लूजन लास्ट में है। ठीक है, अब आप लोग इतनी देर ये सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसे पहले करके देखिए। करके देखेंगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है, तभी पता चलेगा कि हाँ वाकई में ये हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि अगर हम गौर करें और नोटिस करें कि जो हम आसमान में पतंग को उड़ाते हैं तो वो किस तरफ, वो जब विंड का जो भी डायरेक्शन होता है उसकी तरफ वो बढ़ती चली जाती है। अगर जैसे जिस दिन हम पतंग उड़ा रहे हैं तो उस दिन अगर बहुत ज़्यादा हवा नहीं होती है तो पतंग उड़ाने में भी प्रॉब्लम होती है, जबकि अगर हवा चल रही होती है जिस भी डायरेक्शन को तो हमें पतंग उड़ाना आसान हो जाती है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बोट की बात करें, ठीक है, तो बोट भी चलाना आसान हो जाता है अगर प्रॉपरली विंड हवा चल रही है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती बोट चलाने वाले को। इसी तरह से ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि विंड कोई चीज़ होती है और विंड के साथ उसमें एक प्रेशर होता है या एयर है जिसको जो प्रेशर दे रही है एक तरफ से या दूसरी तरफ से, जिस भी डायरेक्शन में वो दे रही है। इसी के साथ साथ अगर हमने कभी भी साइकिल चलाई हो, बाइसिकल है ना, तो हम देखते हैं कि अगर हम जिस तरफ हवा चल रही है अगर हम उसी डायरेक्शन में चला रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हवा चलने के जो भी विंड का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसे हमें एक तरह से भेदना पड़ता है, हम ये कह सकते हैं, या उसके अगेंस्ट जाना पड़ता है, तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स वहाँ पे लगता है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि क्या क्या हो रही हैं हमारे चारों तरफ। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि अगर हमने कभी देखा हो अपनी बाइसिकल के जो ट्यूब्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हवा या एयर को फिल करते हैं। ठीक है, और इतना फिल करते हैं कि वो टाइट हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे कह रहे हैं कि बाइसिकल ट्यूब जो होते हैं अगर ओवर फिल कर दें, हम भरते ही जा रहे हैं उसको पंप से, तो वो एक टाइम आता है कि वो बर्स्ट हो जाते हैं ना, प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है अंदर टायर्स के कि क्या हो जाता है, वो बर्स्ट करने लगता है, बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो हम थोड़ा सा कम भरते हैं, जो भी उसकी
कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा उसको कम फिल करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसको फिल करके उसको एक तैयार कर लेते हैं ताकि हम उसके थ्रू ईजिली हम बाइसिकल को चला सकें। ठीक है, तो हमने ऐसा क्यों किया, हमने उसके अंदर उस ट्यूब के अंदर हवा क्यों डाली, एयर क्यों फिल की, है ना, ये सब सोचिए। अगर एयर फिल नहीं होगी बाइसिकल में, हमने बचपन में चलाई भी है, ठीक है, कि उसमें वो भी नहीं है एयर, हमारे जो ट्यूब्स हैं वो खाली हैं और उसके बावजूद हम उसको चला रहे हैं घिस घिस के, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। अगर इसके अंदर एयर होती है तो वो हमें चलाना ईजी होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप दिमाग में लेके चलिए। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ एयर इन द बाइसिकल ट्यूब्स कीप्स इन शेप, और जैसे ही हम देखते हैं कि हम उसमें एयर फिल करते हैं वैसे क्या होता है, उसका एक प्रॉपरली शेप आ जाता है। ठीक है, तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। ऑल दीज एक्सपीरियंस शो दैट द एयर एग्जर्ट प्रेशर, यहाँ पे फाइनली यही बता रहा है कि जो भी अभी हम देख रहे हैं उससे हमें यही पता चल रहा है कि जो हवा है या एयर है वो एक तरह का प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। हमने ट्यूब्स के अंदर डाला, प्रेशर डेवलप हुआ और वो उनको एक अपना शेप मिल गया ट्यूब को, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं बाइसिकल को चलाने में। जब हम एयर के अगेंस्ट, विंड के अगेंस्ट चला रहे हैं बाइसिकल तो हमें एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि वो उधर से प्रेशर डालिए और हम उसके ऑपोजिट डाल रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो वो हमें सपोर्ट करेगी। अगर हम पतंग उड़ा रहे हैं और हवा चल रही है, एयर एग्जर्ट कर रही है प्रेशर, तो हमारी ईजिली पतंग उड़ने में बहुत आसानी है। इसी तरह से नाव अगर हम चला रहे हैं, बोट चला रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो वो हमारे लिए हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में हमें यही पता चल रहा है कि एयर क्या कर रही है, एग्जर्ट कर रही है प्रेशर को। ठीक है, एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट, इसी प्रेशर की वजह से, जो ये प्रेशर है विंड में या एयर में, उसकी वजह से क्या होते हैं, लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स, फ्लैग्स फ्लटर। ठीक है, हमारी जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की वो हिलती रहती है, बैनर हिलते हैं, फ्लैग्स हमारे फ्लटर करते हैं। व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग, जब हवा चलती है, ठीक है, जब हवा चलती है तभी तो उसमें प्रेशर होता है ना। जब रुकी हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो चल रही है तो एक प्रेशर एग्जर्ट करी है जिसकी वजह से हमारी पत्तियाँ हिलती हैं, बैनर्स हिलते हैं, फ्लैग फ्लटर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें विंड के ब्लो होने की वजह से हो रहा है। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शो दैट द एयर हैज़ प्रेशर, तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि एयर में क्या होता है, प्रेशर होता है और जो कि एग्जर्ट करती है प्रेशर को। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई कैन। अब हमने जो एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी 8.1 की थी इसको हम देखने जा रहे हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी हमने कैन ली थी या बॉटल ली थी जिसका शेप डिस्टॉर्टेड हो गया था, तो क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि एज वाटर इज़ पोर्ड ओवर द कैन, सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर। देखिए, अंदर जो बॉडी थी अगर हम देखें तो अंदर जो था वो गर्म था, सब हॉट था, बॉयल कर रहा था वाटर, और बाहर से हम क्या कर देते हैं, उसको ठंडा करते हैं। तो उस ठंडक जो बाहर से मिलती है उससे जो अंदर सारी जो वाटर था वो स्टीम में चेंज हो रहा था बॉयल होने की वजह से। तो जो स्टीम होती है वो वापस वाटर में कंडेंस होने लगती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो अमाउंट है एयर का उसमें वाटर बॉटल के अंदर या कैन के अंदर वो कम होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो अंदर कम हो जाता है। जब अंदर प्रेशर कम हो जाता है तो उसका शेप ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो यही बात है, द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज। इस पॉइंट को ध्यान रखिए भाई, अंदर से पूरा गर्म बॉडी थी तो ये रखी हुई थी, जैसे ही हमने बाहर से डाला वाटर तो क्या होगा, अंदर भी ठंडक पहुँची। तो जैसे अंदर ठंडक पहुँचेगी तो जो स्टीम थी, जैसे यहाँ तक वाटर था हाफ में और ये पूरी हाफ स्टीम से फिल हो रही थी, तो वैसे ही स्टीम कंडेंस करती है और चेंज हो जाती है वाटर में, जिसकी वजह से जो प्रेशर पहले था जिससे ये पूरा नॉर्मल इसकी बॉडी थी, नॉर्मल शेप था, ठीक है, वो कम हो जाता है। जैसे ही एयर प्रेशर कम हो जाता है उसका शेप भी ख़राब हो जाता है, डिस्टॉर्टेड होने लगता है। तो इससे हमें पता चलता है कि अंदर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। अंदर जो हमारी स्टीम है वो चेंज हो रही है वाटर में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ये एक्टिविटी आपको अच्छी तरह से समझा रही है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, जब तक ये स्टीम थी तब तक ये प्रेशर की वजह से नॉर्मल था, लेकिन जैसे ये स्टीम कम हुई पहले के कंपैरिजन में, वैसे क्या हो जाता है, इसका शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ठीक है, अच्छी तरह आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एयर हमारा क्या करती है, एक्सर्ट्स करती है प्रेशर को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर।
ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि स्पीड अगर विंड की ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, यानी कि हम अपनी साइंस की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि स्पीड इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, हम ये बात अच्छी तरह समझेंगे कि जो हमारी स्पीड है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, अब हम इसको भी समझेंगे। अभी तक हमने एयर को समझा, अब हम समझेंगे कि स्पीड इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि अगर प्रेशर कम हो रहा है तो स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो प्रेशर कम हो रहा है। तो हमें ये बात को ध्यान में रखना होगा। एक्टिविटी 8.2 में क्या करना है हमें, एक जैसे कि वो होता है पेपर, स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेना है और उसकी जैसे हम घर में छोटी सी बॉल बना लेते हैं, उसको क्रम्पल करके, है ना, उसको सिकोड़ कर हाथ से छोटी सी एक स्मॉल साइज़ की बॉल हमें बना लेना है। और हमें साथ में क्या ले लेना है, एक एम्प्टी बॉटल लेना है, खाली बॉटल लेना है। और उस बॉटल के बिल्कुल टिप पे आगे की तरफ हमें उस जो पीस ऑफ पेपर हमने उसकी बॉल बनाई है छोटी सी, वो यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसे फूंकना है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। हमें अंदर की तरफ उसे फूंकना है। ट्राई दीज एक्टिविटीज़ विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस की बॉटल्स लेना है और उसको हमें क्या करना है, ब्लो करना है, फूंकते रहना है। तो उसके बाद हमें ये अपने फ्रेंड से भी ये चैलेंज को कहना है कि आप इसे करें और करके फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये एक्टिविटी हमें ये बताएगी कि जो विंड की स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर की। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को चेक करेंगे। अभी ये एक्टिविटी को हम यहीं पे मतलब कंक्लूड बाद में करेंगे, इसको भी हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि पहेली क्या कह रही है। पहेली इन बूजो आर थिंकिंग अबाउट, ये असल में एनसीईआरटीज़ में एक्टिविटी को अधूरा इसलिए छोड़ा जाता है ताकि बच्चे का दिमाग जो होता है ना वो उस टाइम पे काम करे, वो खुद समझे कि ऐसा क्यों हुआ, वो अपना दिमाग चलाए वहाँ पर। ठीक है, अपने ब्रेन को वहाँ पर चलाए, इसलिए इसको छोड़ा जाता है और बाद में फिर उसको क्या कर दिया जाता है, कंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहेली इन बूजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। ठीक है, वो उन लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों डिफ़िकल्ट हो रहा है उन लोगों बच्चों के लिए कि वो क्यों नहीं फूंक पा रहे हैं। भाई इतनी सी छोटी सी बॉल है, वो पेपर से बनी हुई और बॉटल है, और जब उसे वो ब्लो कर रहे हैं तो इतना फोर्स उनको क्यों लगाना पड़ रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये आप करके देखिएगा। ठीक है, फिर हम इसी के बाद 8.2 एक्टिविटी के बाद हम 8.3 की एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ब्लो द बलून्स। हमें 2 बलून्स लेना है, एक ही साइज़ के लेना है, कोशिश करना है, और उनके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है। और पानी डालने के बाद उन्हें किसी भी टेप से या किसी भी थ्रेड्स की हेल्प से उसको बंद कर देना है, उसको टाइट कर देना है। उसके बाद हम इसे किसी भी जो आपकी थ्रेड है उसमें हैंग कर देना है और उनके बीच में डिस्टेंस रखना है, वो 8 to 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। ठीक है, ताकि वो आपस में टच ना करें, उन दोनों के बीच में हमें स्पेस रखना है। अब आप क्या देखेंगे, ठीक है, क्या हो सकता है, ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून्स टू सी व्हाट हैपन्स। ठीक है, मतलब ये ऐसे करने के बाद फिर हमें क्या करना है, ब्लो करना है, फूंकना है वहाँ पर। ठीक है, फूंकने के बाद क्या हो रहा है ये हम देखते हैं कि क्या होता है, आगे हम ये देखेंगे। अब इसी के साथ साथ एक हमने वो पेपर वाली की थी, बॉल से पेपर बनाया था और उससे ब्लो कर रहे थे। दूसरा हमने बलून की एक्टिविटी की है। तीसरी हम 8.4 नेक्स्ट एक्टिविटी करने जा रहे हैं। हमें एक स्ट्रिप लेना है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड, जैसे ये पिक्चर में दिख रही है। ठीक है, इस तरह की एक हमें स्ट्रिप ले लेना है बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर इन फिगर 8.5। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार ऊपर से फूंकना है और एक बार नीचे से फूंकना है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो क्या होता है फिर हम ये देखेंगे। एक मिनट, यहाँ पे कह रहे हैं नाउ ब्लो ओवर द पेपर। अभी हम ओवर ही उसके ब्लो करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। पहली थिंग्स दैट स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप। पहली को लगता है कि क्या हो जाएगा, जो स्ट्रिप है ब्लो करने पर ऊपर हो जाएगी। बूझो थिंग्स दैट स्ट्रिप विल बेंड डाउन। बूझो को लग रहा है कि नीचे हो जाएगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। What do you think will happen to the paper? Let us try to understand the observation activity. अब सारी बातें हम कंक्लूड करके चलेंगे जो हमने 8.2 में ली थी, 8.3 बलून्स वाली ली थी और 8.4 जो अभी हमने पेपर को लिया और उसके ऊपर ब्लो किया है। ठीक है, फूंका है। तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। Were the observation along the lines you thought? Do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by reduced pressure? ठीक है, when we blow into the mouth of the bottle, जब हम ब्लो करते हैं वाटर बॉटल के
माउथ में द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड। तो जब हम फूंक रहे हैं उस टाइम पे, हम ब्लो कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे जो मुंह से फोर्स जो कि एयर निकल रही है उस वहाँ पे कैसा प्रेशर है, उसकी जो हाई स्पीड वहाँ पर होगी। फूंकने की वजह से वहाँ पे जो स्पीड है एयर की वो कैसी है, हायर है। ठीक है, ये बात तो हम बिल्कुल एग्री करते हैं। दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, जिससे क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दिस द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर देन नियर द माउथ। अब अगर हम बात करें वाटर बॉटल की, तो जो हमारे माउथ के पास है प्रेशर और जो वाटर बॉटल में है, तो देखा जाए तो हमारे माउथ के पास प्रेशर कम हो रहा है क्योंकि हमारी विंड की स्पीड ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर कम हो रहा है, डिक्रीज़ हुआ जा रहा है। और जो वाटर बॉटल इतनी बड़ी है हमारे माउथ के कंपैरिजन में, तो वह उसके अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा है। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेज द बॉल, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा प्रेशर होगा वो पुश तेज़ी से करेगा। तो हम माउथ पास में करने के बाद भी उसको फूंक रहे हैं, लेकिन वो बॉल क्या हो रही है, वो पुश नहीं होती है, वो बाहर की तरफ पुश होती है। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेज द बॉल आउट, इसीलिए जो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो अंदर से बाहर की तरफ बॉल आ रही है। और इसकी वजह से अगर हमें इसे अंदर फूंकना है, उसको अंदर फोर्सफुली पहुंचाना है, तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। आप लोग करके देखिए। ठीक है, तो इसको करके जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान था कि जो हमने माउथ से एयर ब्लो की वो उसकी स्पीड ज़्यादा थी। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। जब इधर से प्रेशर कम होता है और वाटर बॉटल में ज़्यादा प्रेशर है, तो वो प्रेशर एग्जर्ट कर देता है, बाहर की तरफ पुश करता है। ठीक है, बॉल को आउट निकाल देता है वहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमें समझ में आई कि जब स्पीड ज़्यादा होती है तो प्रेशर कम होता है। अब हम बात करेंगे जो हमने एक्टिविटी 8.3 बलून वाली की थी, है ना। बलून में हमने उनमें थोड़ा सा पानी भरा था और उनको एक बांध दिया था उनको ऊपर से, फिर एक स्ट्रिंग से उसको लटका दिया था और उनके बीच में हम क्या कर रहे थे, फूंक रहे थे। तो फिर क्या हो रहा था, जब हम उसको फूंकते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो मूव करते हैं टूवर्ड्स ईच अदर, वो पास आने लगते हैं। जब हम उनको फूंकते हैं तो वो पास आने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हाउ कुड दिस हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वर समहाउ रिड्यूस्ड। ठीक है, जब हम उस पर फूंकते हैं तो हवा हमारी तेज़ है, विंड स्पीड ज़्यादा है वहाँ पर, या एयर स्पीड कहेंगे तो ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। द प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड देन पुश देम टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, अब जब उनके ये जो बलून्स हैं इनके बीच में यहाँ पे प्रेशर कम है और जो चारों तरफ सराउंडिंग है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो बाहर का प्रेशर है ये अंदर की तरफ इनको पुश करता है और ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। हमने यहाँ पे हवा दी, हम अपने माउथ से फूका, फूकने से क्या होगा, हमारी स्पीड तेज़ है जब हम फूकते हैं, विंड स्पीड तेज़ है यहाँ पे, जिसकी वजह से प्रेशर कम होगा, इन दोनों के बीच में प्रेशर कम हुआ, यहाँ पे प्रेशर कम है और जो सराउंडिंग है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो ज़्यादा प्रेशर है हायर टू लोअर ट्रांसफ़र होने लगता है और इसको धक्का मिलता है अंदर की तरफ। हम फूंक रहे हैं इधर और हो रहा है ऑपोजिट। ठीक है, इसकी वजह से ये चीज़ होती है। तो द प्रेशर आउटसाइड द बलून्स वुड देन पुश देम टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, अच्छी तरह ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर तब भी नहीं समझ में आए तो आप लोग को क्या करना है, ये एक्टिविटी को करके देखना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि आप आराम से इसको करके देख सकते हैं। अब जो लास्ट एक्टिविटी हमने की थी, एक स्ट्रिप ली थी और उसको हम ओवर ब्लो कर रहे थे, उसमें देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर, वही बात होगी कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन जो सराउंडिंग का पेपर है भाई, स्ट्रिप को हम यहाँ से ऐसे फूंक रहे हैं ऊपर की तरफ से, हमारा माउथ है ये। अब ये क्या होगा, यहाँ पे जब हम फूकेंगे तो एयर प्रेशर कम होगा, लेकिन जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, जो कि उसको ऊपर से क्या करेगा, फोर्स देगा, उसको प्रेशराइज करेगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे इट वेंट अपवर्ड अगेंस्ट दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। ठीक है, ये बात हमें अच्छी तरह समझ में आ गई और लास्ट में यही एक कंक्लूजन हमें समझ में आया कि जब भी विंड की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
एक बार पढ़ लेते हैं. वी सी दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पेन्ड बाय अ रिड्यूस एयर प्रेशर. ठीक है, तो हमें याद रखना है जब भी स्पीड बढ़ेगी तो विंड की या एयर की तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा. इस बात को, ये कॉन्सेप्ट है, ये एक्टिविटी इतनी सारी करवाने का इसके पीछे यही रीज़न है कि आपको ये बात दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए कि क्या है. ठीक है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटीज़ इसीलिए आपको करवाई जा रही है. तो हमें समझ में दो बातें आ गई. पहले हमने पढ़ लिया मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, हमने समझ लिया. उसके बाद हमने ये समझा कि किस जो विंड है ब्लो कर रही है उसके पीछे प्रेशर है. ठीक है, अगर विंड स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि कहने के लिए एयर एक्सर्ट्स करती है प्रेशर. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ ऑफ द बिल्डिंग. इफ़ द रूफ्स वर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे. ठीक है, हमने देखा है अक्सर क्या होता है, आंधी आती है यानी कि हाई स्पीड विंड्स की होती है तो अक्सर क्या होता है, जो झोपड़ी बना के लोग रहते हैं उनकी जो रूफ़ होती है, छतें होती हैं, वो बहुत ही हल्की होती हैं, कमज़ोर होती हैं और वो क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. इस तरह की भी प्रेशर देखे गए हैं कि एयर इतना स्पीड होती है तो स्पीड होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है, और वहाँ पे प्रेशर कम होगा. जैसे ये बनी हुआ है हाउस है ना, इसका ये यहाँ पे ऐसे इसकी ये बनी हुई है. अब यहाँ पे जब बहुत तेज़ हवा चल रही है, हाई स्पीड है, तो आपको पता है जब हाई स्पीड होती है तो प्रेशर कम हो जाता है. यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा. जब यहाँ पे प्रेशर कम है और अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा ऊपर की तरफ, उसको पुश करेगा. पुश करने की वजह से ये क्या हो जाता है, निकल जाती है. लेकिन ये वीक रूफ की बात करवाई जा रही है. हमारी जो सीमेंटेड होती स्लैब पड़ी होती इसमें नहीं हो जाएगा. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा. ठीक है, इस तरह के जो भी एक्सपीरियंसेस आप चारों तरफ अपने देख रहे हैं वो आप आपस में शेयर करें तो आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम. ठीक है, अब ये बात करें कि हमें ये समझना है कि किस तरह ये विंड्स प्रोड्यूस होती है और किस तरह ये बारिश पैदा करती है और बारिश ले आती है और किस तरह ये क्या कर देती है, डिस्ट्रक्शन कर देती है कि पेड़ गिर गए, पेड़ उखड़ गए, तबाही ले आती है एक तरह से, है ना. तो ये सब हम अब पढ़ने जा रहे हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट कॉल्ड विंड. ऑब्वियसली एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ लो. बिल्कुल हम ये पीछे समझ चुके हैं अभी हम एक्टिविटीज़ के थ्रू कि हायर टू लोअर ट्रांसफ़र होता है, हाई रीजन से लो रीजन की तरफ प्रेशर जो है वो ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, अभी हम इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स दिए, उसमें हमने यही देखा है, हायर टू लोअर हो रहा है. अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं, द ग्रेटर डिफरेंस इन द प्रेशर फास्टर द एयर मूव. जितना इनके बीच में डिफरेंस होगा, हायर मतलब प्रेशर के बीच में जितना डिफरेंस होगा उतनी तेज़ी से ये डिफरेंस इक्वल होगा. बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व्ड. द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प टू अंडरस्टैंड. अब ये कह रहे हैं कि किस तरह नेचर में ये डिफरेंस ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरह ये डिफरेंस क्रिएट होता है नेचर में और क्या इसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है. और ये सारी चीज़ें हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि क्या इसमें टेम्परेचर का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है या नहीं है. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं हेडिंग वो है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एयर है वो एक्सपेंड करती है हीट करने पे. ये तो हमें बहुत आसानी से पता है. अगर हम बिल्कुल भी सोचें, थोड़ा सा भी सोचें तो हमें पता है कि जो वाटर होता है, ठीक है, वो हम जब बॉयल करते हैं, उसको हीट करते हैं तो वो स्टीम में चेंज होता है. जब स्टीम में चेंज होता है तो हमें पता है कि एयर एक्सपेंड करती है, फैलती है स्टीम, है ना, चारों तरफ फैलती है. तो ये बात हमें अच्छी तरह पता है, लेकिन उसके बाद भी हम इसको एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बॉइलिंग ट्यूब लेना है 3. ठीक है, ये एक्टिविटी 8.5 है. इसमें हमें क्या करना है, 3 बॉइलिंग ट्यूब लेना है. उसमें यहाँ पे हमें बलून को इस तरह से फिट कर देना है. उसके बाद बीकर में हमें क्या करना है ये हम इसके थ्रू पढ़ते हैं. यहाँ पे टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब. यू कैन यूज़ द टेप, यहाँ पे हम टेप के थ्रू भी उसे कर सकते हैं. pour some hot water in a beaker, insert the boiling tube with the balloon in the hot water. ठीक है, observe for 2-3 minutes for any change in the shape of the balloon. Take the tube out. Let it cool down to the room temperature. Take some ice cold water in another beaker and place the tube with the balloon in cold water for 2-3 minutes. Observe the change in the shape of the balloon. Think and try to answer. What makes the balloon inflated?
व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर। ठीक है, जब हम बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ें हमें चेक करना है। वाई इज द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर। Can we infer from the first observation that air expands on heating? Can you now state what happens to the air in the boiling tube when it cools down? ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट में इन्होंने क्या किया कि देखिए यहाँ पे नॉर्मल वाटर है, टाइट करके बॉइलिंग ट्यूब को इसमें डाल दिया, तो इस पर कोई भी चेंज नहीं है, ये जैसा था वैसे ही रहा। लेकिन जब हमने जैसे यहाँ पे हॉट वाटर लिया वैसे ये यहाँ पे एकदम से खड़ा हो गया, ये है ना, अभी ये पड़ा हुआ था ऐसे और ये अब यहाँ पे प्रेशर यानी कि आया। और फिर जब हमने देखा कि हमने इसको आइस कोल्ड वाटर में डाला है तो ये ऐसे वापस गड्ढे में जा रहा है। ठीक है, तो ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं ये हम देखने वाले हैं। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो हीट है, हीट करने से एयर एक्सपेंड करी, यहाँ पे हमारा बॉयल वाटर था इसकी वजह से ये एक्सपेंड करी और ये फूल रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको समझना है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 8.6 क्या है। यहाँ पे हमें 2 पेपर बैग्स ले लेने हैं जो कि कैसे एम्प्टी है और सेम साइज़ के लेने हैं। ये हम कब भी ले सकते हैं और उनको हैंग कर देना है हमें बैग्स को, और ये किसी बड़े की सुपरविजन में आप कीजिएगा। हैंडल द बर्निंग कैंडल केयरफुली। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको बर्न करना है। जैसे ही हम बर्न करेंगे हम देखेंगे ये ऊपर हो जाएगा, ये अपनी जगह पर है लेकिन ये कैसा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 ends of the metal or wooden stick. Tie a piece of thread in the middle of the stick. Hold the stick by thread as in balance. इस कंडीशन में डाला, फिर जैसे ही हम वहाँ पे बर्निंग कैंडल ले जाएंगे वैसे क्या होगा, वन बैग जो होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। ठीक है, ये कैसे हो रहा है हमें ये ऑब्जर्व करना है। वाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब, क्या बैलेंसिंग डिस्टर्ब हुई है। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइसेस। ठीक है, इससे हमें पता चलता है जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है। उठाने की वजह से इसने इस पेपर को भी उठा दिया। यहाँ पे कोई मिसबैलेंस या डिसबैलेंस नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, वार्म एयर ऊपर उठी और उसने इस बैग को, क्योंकि ये बैग हल्का है बहुत इसलिए उसको उठा दिया। एज द वार्म एयर राइसेस अप इट पुशेस द बैग अबव द कैंडल। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। इससे हमें पता चल रहा है कि जो ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा से भारी होती है, या हम कह सकते हैं गर्म हवा हल्की होती है ठंडी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई सारी चीज़ें। अब आगे बात करते हैं। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइसेस। जो धुआं होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिमेंबर दैट द हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। जो हवा गर्म होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और स्पेस ले लेती है, जैसे हमने बलून के एक्सपेरिमेंट में अभी एक्टिविटी में देखा था। When the same thing occupies more space, it become lighter. The warmer air is therefore lighter than the cold air. That is the reason that the smoke goes up. ठीक है, यही रीज़न होता है क्योंकि जो गर्म हवाएं या वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ उठती है हल्की होने की वजह से, क्योंकि वो कोल्ड एयर से हल्की होती है इसलिए वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। इसीलिए जो धुआं होता है वो हीटिंग की वजह से, गर्मी की वजह से ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेचर। देयर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइसेस एट अ प्लेस, द एयर प्रेशर एट द प्लेस इज लोअर्ड, द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेस टू फिल इट प्लेसेस, दिस सेटअप्स कन्वेक्शन इन एयर एज वी लर्नड इन चैप्टर 4। ठीक है, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब भी हल्की हवा वार्म होगी, वार्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ उठेगी और वहाँ पर उसकी जगह क्या ले लेगी, कोल्ड एयर ले लेगी। ये जब हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ा है तो हमने उसमें ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ होती रहती है और ये किसके थ्रू होती है, कन्वेक्शन ऑफ एयर की वजह से होती है। यहाँ पे कन्वेक्शन होता है क्योंकि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अपनी हेडिंग पढ़ते हैं। विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अब हम ये हेडिंग को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग ने कितनी चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली, एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं क्योंकि आगे जो हम नेक्स्ट हेडिंग क्लियर करने जा रहे हैं उससे पहले हम एक बार पढ़ लें कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। ठीक है, जो एयर मूव करती है उसे हम क्या कह देते हैं, विंड कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हवा जो है वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, हर तरफ हवा है, एयर है या विंड है, उसको हमने ये देखा एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है। इसके बाद हमने ये देखा कि जब जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड ज़्यादा होती है तो जो प्रेशर होता है वो अपने आप कम हो जाता है, यानी कि स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी। उसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी कि जो वार्म एयर है
वो ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, हल्की होने की वजह से, और जो कोल्ड एयर है वो नीचे रहती है। और जब वार्म एयर ऊपर उठेगी तो उसकी जगह फ़ौरन ही वहाँ पे कोल्ड एयर जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से एक साइकिल चलती रहती है, जो कि हमने पीछे के चैप्टर 4 में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के में पढ़ा था, ठीक है, ये हमने अच्छी तरह पढ़ा। और एक ये चीज़ पढ़ी कि हमेशा ट्रांसफ़र जो होता है वो हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर होता है, ठीक है, एयर प्रेशर ट्रांसफ़र करती है हायर टू लोअर। ये भी बात हमने एक्टिविटीज़ के थ्रू समझी। ये हम पढ़ ही चुके हैं कि द वार्म एयर इज़ देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर, ठीक है, इसीलिए जो धुआं होता है, स्मोक होता है, वो ऊपर की तरफ उठता है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग क्लियर करने जा रहे हैं। विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ। अर्थ पे जो अनइवन हीटिंग है उसकी वजह से विंड्स करंट जनरेट होती हैं। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। ये कैसे है? देखिए, जो भी है सारी चीज़ें ये डिपेंड कर रही हैं हमारा जो अर्थ है। अर्थ को जो एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है? सन से मिल रही है। आपको पता है कि अर्थ दो तरह के रोटेशन और रिवोल्यूशन करती है ना। तो वो अपने एक्सिस पे भी है और वो रिवोल्यूशन भी कर रही है। तो ये बात भी हमें अच्छी तरह पता है। और ये भी पता है कि अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्ट करती है ना, थोड़ी सी टेढ़ी है, स्लैंटिंग कंडीशन में ऐसे आ जाती है अपनी एक्सिस के थोड़ा इधर। और जो अर्थ की यहाँ पे रेज आती हैं, इन्हीं सब का यहाँ पे खेल होता है। अनइवन हीटिंग जो हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि जो पोल्स हैं वो हमारे हमेशा क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। इक्वेटर हमारा गर्म रहता है और जो इधर का ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, पोल्स जो दोनों हैं ये ठंडे रहते हैं यहाँ पर। और जो बीच का इक्वेटर है, क्योंकि सारी रेज इसको मिल रही हैं, इसकी वजह से ये गर्म रहता है। और इसी की वजह से जो विंड करेंट्स हैं जब गर्म होंगी तो गर्म उठेंगी हवा में हल्की होने की वजह से, और वो जाएंगी आगे बढ़ेंगी, वो उठेंगी वहाँ से तो कोल्ड उनकी जगह लेंगी। और इस तरह से एक साइकिल चलती रहती है। इसकी वजह से हम सारी चीज़ें अपनी अर्थ पे देखने को मिलती है। बारिश, ठीक है, रेनफॉल देखने को मिलता है, स्नोफॉल देखने को मिलता है। इन सब का यही रीज़न है, ठीक है। सारा प्रेशर और सारा टेम्परेचर का ही यहाँ पे खेल होता है। अब हम अपना पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। ये चैप्टर देखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही ईजी है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी पढ़ते टाइम डरिएगा मत। चलिए अब पढ़ते हैं। यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी दैट रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। यही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो रीजन हमारा इक्वेटर के करीब है वहाँ पे वो बहुत ही क्या होगा, वहाँ पे मैक्सिमम हीट सन को मिलेगी क्योंकि सारी रेज यहाँ पर आ रही हैं। द वार्म एयर राइसेस, ऑब्वियस सी बात है कि जो हल्की हवा होगी वो उठेगी, और कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे गर्मी की वजह से ये हवाएं उठेंगी। जब उठेंगी तो ऊपर से जो रीजन से ठंडी हवा है वो उसकी जगह लेगी और वो उसकी जगह लेंगी, और इस तरह से ये मूवमेंट चलेगा, ठीक है। ये वाला रीजन की बात हो रही है, ये जो हमारे इक्वेटर के दोनों तरफ के ये जो रीजन है, ठीक है, ये और ये 0 to 30 डिग्री latitude belt on either side of the equator moves in. This winds blow from north and south towards equator. ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ से आएंगी और साउथ, ऊपर से नॉर्थ की तरफ और नीचे से साउथ की तरफ। किस तरफ आएंगी? इक्वेटर की तरफ आएंगी, क्योंकि उधर हमारा साउथ नॉर्थ पोल है और नीचे हमारा साउथ पोल है। तो ये इस तरफ से ऐसे आएंगी। At the poles, the air is colder than that of latitude about 60 degree. Obviously, the warm air at these latitude dries up, and the cold wind from the polar region rushes in to take its place. हमने बताया था जब गर्म हवा उठेगी ऊपर की तरफ हल्की होने की वजह से, तो ठंडी हवा फौरन उसकी जगह लेगी. In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitudes as shown in the figure 8.8. ठीक है, यहाँ पे ये बात आप इजली देख रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है और यहाँ से ये ऐसे नीचे की तरफ जा रही हैं, और जो साउथ है ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। ये हमारा बीच में क्या है? इक्वेटर। अब ये क्योंकि गर्म रहता है, ठीक है, गर्म होने की वजह से इसकी हवा ऊपर की तरफ उठेगी, इसकी जगह लेने के लिए इधर से जो कोल्ड एयर है वो आएगा, और इस तरह से ये एक साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। द विंड फ्लो पैटर्न्स बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। ये इसलिए है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्ट करती है अपनी एक्सिस पे,
और इसको पूरी, इसके जो बीच का रीजन है यानी कि इक्वेटर है उसको पूरी तरह से सनलाइट मिलती है, लेकिन जो ऊपर के रीजन है उनको प्रॉपर्ली सन की रेजेस नहीं मिलती, जिसकी वजह से ऊपर का हिस्सा यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल बहुत ही ठंडे होते हैं। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पोल्स पे हमने पढ़ा था, पोलर बियर और पेंगुइन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आई वॉन्डर वाई द विंड्स शोन इन द फिगर आर नॉट इन द एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिल्कुल ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमें क्यों नहीं दिख रहे। इसके साथ साथ ये कह रही है द विंड्स वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अ चेंज इन दैट डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो एरोज होते हैं ना, ये आप देखें तो एरोज हम ऐसे बना रहे हैं आपको बताने में, लेकिन ये हल्के से ये ऐसे क्यों हमें दिख रहे हैं, है ना, ये ऐसा क्यों दिख रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जो अर्थ होती है वो अपनी एक्सिस पे क्या करती है, ठीक है, रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है इसमें। इसकी वजह से जब तक ये एयर, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये हवा यहाँ से गर्म हवा उठी, लेकिन जब तक ये यहाँ अपनी प्लेस पे पहुँची तब तक ये थोड़ी सी मूव कर चुकी थी अर्थ। इसकी वजह से ये ऐसे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग कर्व्ड हो जाते हैं हम कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे रीज़न है अर्थ के रोटेशन का, रोटेशन की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, अब हमने अभी फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे क्या पढ़ी थी, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। अब हम पढ़ रहे हैं अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, दो चीज़ें, पोल्स की हमने बात कर ली अर्थ के कि पोल्स पे अलग है और हमारे इक्वेटर पे अलग है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसमें लैंड भी है और वाटर भी है, तो उसकी वजह से भी ये होता है। अब ये कैसे हो रहा है ये हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के फॉर्म में, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। इन समर, गर्मी के टाइम पे, नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप। इक्वेटर के जो करीब एरिया है वहाँ पे जो लैंड है वो क्या करेगी, गर्म जल्दी हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर देन द वाटर इन द ओशन। ओशन में जो वाटर होगा वहाँ पे ठंडा रहेगा इन कंपैरिजन टू लैंड, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म होती है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइज, जब गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी। दिस कॉज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स द लैंड। तो क्या होगी, जो ओशन की जो कोल्ड विंड है वो इधर लैंड की तरफ आएगी। ठीक है, दीज आर द मानसून विंड्स। यही जो विंड्स होती हैं वो क्या कहलाती है, मानसून विंड्स कहलाती है। हमने शुरू में देखा था कि साइक्लोन हमें देखने को मिला था उड़ीसा के करीब, वहाँ पे बे ऑफ बंगाल थे। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से इधर लैंड है। ठीक है, तो जो बे ऑफ बंगाल से जो कोल्ड वेव्स होंगे, विंड होंगे, वो इधर की तरफ बढ़ेंगे और जो गर्म हवा है वो उधर की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से ये आपका मानसून विंड्स चलते हैं। और इनको हम क्या, किस तरह के विंड्स कहते हैं, मानसून विंड्स कहते हैं। द वर्ड मानसून इज ड्राइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम। मौसम से मानसून वर्ड ड्राइव हुआ है, जो कि एक अरबिक वर्ड है, हमें ये याद रखना है। ठीक है, और ये मौसम क्या होता है, एक्चुअली में सीज़न होता है। अब ये तो गर्मी की बात की गई थी, अब विंटर की बात करें। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लोज गेट रिवर्स्ड। ठीक है, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन, क्योंकि लैंड हमारी ठंडी है और जो हमारा ओशन है वो उस हिसाब से क्या है, वार्मर है। तो वो पहले उसकी जो हवा होगी वो ऊपर जल्दी से राइज कर जाएगी, वार्म एयर, और ये जो हमारे लैंड पे कोल्ड है ये यहाँ से जाना शुरू करेंगी, उसकी जगह लेना शुरू करेंगी, और इस तरह से उल्टा ये डायरेक्शन चलेगा। अभी इधर से इधर आ रहा था, ठीक है, ये पहले उठ रहे थे और फिर उसकी जगह वो ले रहे थे। अब क्या हो रहा है, ये पहले जाएंगे और वो उधर से आएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, बहुत ईजी। बस ये कह सकते हैं कि विंटर में रिवर्स हो जाएगा। आई वॉन्ट टू नो वॉट दिस विंड्स डू फॉर अस। द विंड्स फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर, और वो ऑब्वियसली जब ओशन से लैंड की तरफ आएंगे, ठीक है, गर्म हवा ऊपर उठेगी ओशन की, तो वो क्या होगा, उसमें मॉइस्चर होगा, तो वो क्या करेंगे, रेन करेंगे, वो लेकर आएंगे हमारे अर्थ लैंड पर, और लैंड की जो वो होगी वो जगह ले लेगी उधर की तरफ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारी वाटर साइकिल चलती है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, वाटर आएगा और वो रेन करेगा, और इस तरह से पूरी हमारी साइकिल चलेगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मानसून विंड्स कहते हैं। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन द रेन ऑफ देयर हार्वेस्टिंग। आप सबको पता है कि हमारे फार्मर्स पानी, जो बारिश होती है उस पर किस तरह से डिपेंड करते हैं। बहुत तरह से फॉल्क सॉन्ग्स होते हैं इसके, क्लाउड्स के, रेन के, जो कि हम आराम से गाते और इन्जॉय करते हैं। ये सॉन्ग यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा अब हम ये डायरेक्शन सारा सा देख लेते हैं। देखिए, समर के टाइम पे जब गर्मी है उस टाइम पे हमें क्या होगा, ऑब्वियसली ये गर्म हवा है, ठीक है, वार्म एयर है, लाइटर है, ऊपर उठेगी। जब ये उठेगी ऊपर की तरफ,
तो क्या होगा, ये उठी यहाँ पे, अब फ़ौरन ये यहाँ से ऐसे आएंगी, इसको लेंगी और लेके चलेंगी। ठीक है, तो इस तरह की अनइवन हीटिंग देखने को मिलती है। तो यही यहाँ पर अनइवन हीटिंग की वजह से ही ये सब होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली द राजस्थान। अब यहाँ पे ये राजस्थान क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ये, इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। जनरेट्स मानसून विंड्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर। तो क्या होता है कि ये गर्म होता है राजस्थान, तो यहाँ पे क्या होगी, हीट उठेगी, वार्म एयर ऊपर की तरफ उठेगी और ठंडी विंड जो होंगी उसकी जगह लेंगी। इंडियन ओशन यहाँ पर है वाटर बॉडी, तो वो उसकी जगह लेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि ये इस तरफ को चलती हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में समर में। दीज विंड्स कैरी लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन। और वो इंडियन ओशन से क्या लेके आएगा, बहुत सारा वाटर लेके चलेगा। ये आप देखेंगे कि ये सब इस डायरेक्शन को जा रहे हैं। ठीक है, ये समर में बात होती है। और फिर क्या होता है, बारिश होती है, आपको पता ही है। अगर हम बात करें अनइवन हीटिंग की लैंड और वाटर के विंटर के केस में, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, क्यों नॉर्थ वेस्ट, कोल्डर लैंड, दिस कोल्डर विंड्स कैरी लिटिल वाटर। और ये कोल्डर विंड्स जब उधर से आएंगी तो वो क्या करेंगी, कोल्ड वाटर मतलब ऑब्वियसली अपने साथ वो लेकर आएंगे, जिसकी वजह से क्या हमें देखने को मिलेगी, थोड़ी सी बारिश देखने को मिलती है विंटर्स में भी, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल उधर से लेकर इधर की तरफ आती हैं। ठीक है, तो ये समर और विंटर का ये चेंज यहाँ पर दिखाया गया है। थोड़ा सा ये पैराग्राफ बचा, ये पढ़ लेते हैं और फिर हम जो आगे का पोर्शन है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। हाउएवर इट नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, रेन ऑफन क्रिएट्स प्रॉब्लम। भाई रेन से प्रॉब्लम भी होती है, ओवर हो गई तो भी प्रॉब्लम होती है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इसको आपको क्या करना है, लिस्ट करना है। यू कैन डिस्कस द कॉजेज एंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम विद योर टीचर एंड पेरेंट्स। उसके बाद उसका आपको सोल्यूशन लेना है टीचर और पेरेंट्स की हेल्प से। In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disasters and pose threat to humans, animals and plant life. ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अब रेनी की अगर हम बात कर लें तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हो रही है, सारी सब नॉर्मल सिचुएशन में हो रही है तो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन जब अब नॉर्मल होता है तो क्या होगा, उससे डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा और वो हमारे लिए एक डिज़ास्टर का रोल प्ले करने लगेगा, जो कि प्लांट और एनिमल लाइफ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसी तरह से जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ये डिज़ास्टर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया जा रहा है यहाँ पे, थंडर स्टॉर्म की बात करें या साइक्लोन की बात करें। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे लिए डिज़ास्टर्स हैं। ये सब डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि साइक्लोन ने किस तरह से उड़ीसा में कितने ज़्यादा 7 लाख पीपल्स की डेथ हो गई थी, कितने होमलेस लोग हो गए थे, कितना डिस्ट्रक्शन वहाँ पे किया था साइक्लोन ने उड़ीसा के 1999 में। ठीक है, और 2 आए थे और कितनी ज़्यादा उनकी जो ऊंची ऊंची उनकी वेव्स थी। तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। ओके, और आपको अगर इस पार्ट में जो नहीं समझ में आया हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।